नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। चर्चा हम करने जा रहे हैं कि जो भारी बरसात में कहीं बादल फटे, लैंडस्लाइड इतने ज्यादा आए, नदियों नालों में उफान आया और तबाही हुई भयंकर। उस तबाही को कहीं ना कहीं अगर समय पे रहते हम ईडब्ल्यूएस यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर हम लैंडस्लाइड पॉइंट्स पे, बाढ़ वाले नालों पे कहीं ना कहीं लगा देते, नदियों पे, तो नुकसान को कम किया जा सकता था, जान माल का नुकसान कम हो सकता था। क्योंकि अभी ये खुलासा हुआ है, एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट है ये अपना नई रिपोर्ट आई है ये कि अगर 72 जिलों का उन्होंने किया है खुलासा कि जहाँ पे बाढ़ आई है पूरे भारत में, तो अगर समय पर हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत ही कम है, और हमारा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे से कहीं ज्यादा है। हमने अभी तक जो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग करते हैं वो जो लगाए हैं, किन्नौर में कुछ जगह लगे हैं और कांगड़ा में कुछ जगह लगे हैं, कुछ जगह मंडी में लगे हैं। आईआईटी मंडी ने एक डेवलप किया है इस चीज को, और बड़े लो कॉस्ट है ये, और कुछ डीसीज ने उनके साथ एमओयू किए हैं और आगे ये लगने भी जा रहे हैं। लेकिन इन चीजों को हम रोक सकते थे कहीं ना कहीं, और हमारा जो रडार है वो भी बहुत कम है। रडार जो है वो है हमारे सिर्फ इस समय 3 जगह पे लगे हुए, जोत चंबा में, कुफरी में और मुरारी देवी मंडी में, जो समय पर वेदर खराब होने की चीजें बताते हैं, पूरा डाटा सेंटर को भेजते हैं जानकारी। लेकिन अभी 2 रडार और लग रहे हैं, एक किन्नौर में और एक लाहौल स्पीति में। जब वो लग जाएंगे तब भी आपदा प्रबंधन सेल को काफी आसानी हो जाएगी इन चीजों से निपटने के लिए। जो जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा था उसमें 25% ईडब्ल्यूएस जिसमें लगे हैं उसमें हिमाचल शामिल है। अगर यहाँ ईडब्ल्यूएस ज्यादा लगे होते तो जान माल का नुकसान कम हो सकता था। ब्यास में जिस तरह से रौद्र रूप दिखाया, अगर ब्यास के जो सेंसिटिव किनारे थे जहाँ पानी आता है कभी कभार बरसात में, अगर वहां पे इन चीजों को लगाया होता तो गाड़ियां, वाहन, ये चीजें वहां से समय पे हटाई जा सकती थी और जान माल की बचाया जा सकता था। ये काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर की ये रिपोर्ट है। तो आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं जेएम पठानिया जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। वो किन्नौर में भी डीसी रह चुके हैं, लाहौल स्पीति में भी रह चुके हैं, काजा में भी एडीसी रह चुके हैं, और उनका काफी अनुभव है त्रासदियों से निपटने को लेके। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चेतन बागटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं पे सुरजीत भरमौरी जी कांग्रेस के युवा कांग्रेस को इस समय संगठन महामंत्री भी हैं और नेशनल लेवल पे पदों पे भी रह चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। वो चंबा से बिलोंग करते हैं। तो सभी जो दोनों हमारे वक्ता हैं, एक शिमला से बिलोंग करते हैं, एक चंबा से, दोनों हमारे डिजास्टर प्रोन एरिया हैं। तो मैं सबसे पहले जेएम पठानिया जी से ये जानना चाहूंगा, पठानिया जी, अगर टेक्नोलॉजी के साथ हम चलें तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इतना तो करेगी कि जान माल का नुकसान कम कर देगी। थोड़ा रोक तो, बादल फटने को हम नहीं रोक सकते, बाढ़ को हम नहीं रोक सकते, लेकिन समय समय रहते लोग जो नदी के मुहानों पे हैं, किनारों पे हैं, वो हट जाएं, लैंडस्लाइड जहां आते हैं वहां से हट जाएं तो बचाव हो सकता है कहीं ना कहीं। तो पठानी जी, आपका काफी अनुभव रहा है, पहले मैं आपसे चर्चा शुरू करना चाहता हूँ कि आप बताएं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करूंगा। जी इसमें आज का आपका जो टॉपिक है और जो आपका डिस्कशन है, डॉक्टर साहब, आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आने वाले समय में इस डिस्कशन को याद भी किया जाएगा। जनरली आज हमारे पास यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुए, बाढ़ आई और उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैं जब किन्नौर में बाढ़ आई थी 2000 में, तब मैं वहाँ पे एडीसी था पू में। उसके बाद पारिछू का फ्लड आया था, दोबारा फिर मैं वहीं पे था। फिर 2013 में जब डिजास्टर हुआ था, एवलांचेस आए थे, तब मैं वहाँ पे डीसी था किन्नौर में। डॉक्टर साहब, आज समय की जरूरत ये है कि हमारा प्रिपेयर्डनेस जो है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, डिजास्टर को रोकना संभव नहीं है। डिजास्टर जो नेचुरल डिजास्टर है, मैन मेड को तो रोक सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल डिजास्टर है उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा मिनिमम डैमेज हो, जान मान का नुकसान ना हो, और ये बहुत संभव है। अब इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम है या उसका डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है,
वो सारा का सारा काम जो है हमें वॉर फुटिंग के ऊपर करना पड़ेगा। बेसिकली अगर हिमाचल में हम देखें तो हमारे पास अर्थक्वेक का हमारे पास खतरा है, क्लाउड बर्स्ट का जी है, हमारे पास जी लैंडस्लाइड का है और हमारी नदियों में बाढ़ का है। अब इन चारों चीजों के लिए करने के लिए अब हमको डिजास्टर मैनेजमेंट के जो लेटेस्ट कंसेप्ट है उसके ऊपर जाने की जरूरत है, जिसको कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। और जी उसमें जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। अगर आप डीसी के पास आप देखेंगे तो पैसे की कमी नहीं है, सरकार जी के पास आप देखेंगे तो पैसे की कमी नहीं है। जी आज हर जरूरत यह है कि हर इलाके का एक्सपर्टीज को यूज करते हुए आईआईटी जी मंडी हमारे पास है, प्लस हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इन चीजों के बारे में पूरा प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं और इसके बारे में हमें जानकारी भी दे सकते हैं। हमें पता लग सकता है कि हमारे कौन से एरिया हाईली वनरेबल हैं, कौन से एरिया वनरेबल हैं, कौन से एरिया हमारे मीडियम वनरेबल हैं और कौन से लो हैं। और जी वहां पे अगर आप देखें आज की तारीख में अगर हम सावधान हो जाते हैं और इसकी वनरेबिलिटी मैपिंग करवा लेते हैं तो हमारा कोई भी घर जो है वो नदी के उस जगह नहीं होगा जहां पे फ्लड आएगा तो किसी को नुकसान हो जाएगा। जी अगर हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में अगर हम रिसोर्स मैपिंग कर लेते हैं, अब आप देखें कि हम डिजास्टर में ये सोचने की जरूरत है। जब हमारे पास डिजास्टर आता है तो हम बोलते हैं जी एनडीआरएफ वाले आ गए, एसडीआरएफ वाले आ गए। लेकिन अगर हम ध्यान से नजर दौड़ाएं तो हमारे जो गांव हैं या हमारे सिटीज हैं, ये एनडीआरएफ और ऐसा एसडीआरएफ के बंदे यहीं से तो जा रहे हैं। आपको हर गांव में हेल्थ डिपार्टमेंट से, आर्मी से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिटायर्ड लोग आपको मिल जाएंगे। तो हमारे को हर गांव के लिए, हर शहर के लिए हमारे को डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने की जरूरत है, प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है, ताकि हम जो पॉसिबल टेक्नोलॉजी है उसको यूज करें। ये सारा काम जो है ये अर्ली वार्निंग जैसे डैम है। अब उसमें ये डॉक्टर साहब मैं आपके नॉलेज में लाना चाहूंगा विद माय एक्सपीरियंस। सबसे पहली चीज ये है कि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात करते हैं तो प्लान हमको ये बताएगी कि वार्निंग जाएगी किसके पास और वो लास्ट आदमी तक कैसे पहुंचेगी। तो चैनल जो है वो हमको बनाना पड़ेगा। दूसरा ये टू वे कम्युनिकेशन है। अगर डिजास्टर हो जाता है तो मान लो गांव का कोई आदमी या प्रधान या कोई भी नुमाइंदे वहां पे हैं, वो प्रशासन को सूचित करेंगे। तो उनका कंटेंट क्या होगा, वो क्या सूचना देंगे। सूचना तो वो बेस्ट है कि यहाँ पे डिजास्टर आया था, हमने अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है और अब हमारे को जेसीबी की जरूरत है, अब हमारे को कटर की जरूरत है। होता यह है कि एसडीएम साहब वहां पहुंच जाएंगे, डीसी साहब वहां पहुंच जाएंगे, वहां पे जाके पता लगेगा कि यहाँ पे तो जेसीबी चाहिए। फिर उसके बाद वो जेसीबी को लेने के जाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन जो है ये सारा अच्छी प्लानिंग के साथ हम कर सकते हैं। अब हमारे को जो प्लान है, और जब मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज जानकारी दे दूं कि जब मैं डीसी था तो ये पुराने एक्सपीरियंस से हमने मैंने आपको एक प्लान जो फॉरवर्ड भी किया था जो हमारा किन्नौर का बना था, विलेज प्लान। उसमें हमारे को वनरेबिलिटी मैपिंग है, उसके उसके कौन से वनरेबल लोग कौन से हैं, एरिया है और लोग हैं। जैसे मान लो कुछ बुजुर्ग लोग हैं, बेचारे अकेले रह रहे हैं, अगर डिजास्टर आ जाता है तो उन लोगों को कौन सबसे पहले उनको बचाया जाएगा। तो ये जो सारी प्लानिंग है ये रिक्वायर्ड है और ये हमारे को ग्रास रूट लेवल पे रिक्वायर्ड है। एक डॉक्टर साहब मैं आपको यहाँ पे मेंशन और हाईलाइट करना चाहूंगा। जनरली होता क्या है कि हम लोग तब जागते हैं जब डिजास्टर आ जाता है, उसके बाद कुछ दिनों तक चर्चा होती है और उसके बाद दोबारा फिर भूल जाते हैं। दोबारा फिर जब डिजास्टर आता है तो कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोगों का नुकसान होता है। उसके बाद फिर हम डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने लगते हैं। तो मेरा ख्याल से हिमाचल पहले ही काफी वनरेबल है, अर्थक्वेक के लिए वनरेबल है, फ्लड के लिए वनरेबल है, लैंडस्लाइड के लिए वनरेबल है, अवलांचेस के लिए वनरेबल है। तो उसकी प्लानिंग जो है ये मेरा ख्याल से अभी से शुरू करना जरूरी है। और वो प्लान जो है वो सिर्फ हमारे कागजों में और सेक्रेटेरिएट के दफ्तरों में ना पड़ी हो, डीसी जी के दफ्तर में ना पड़ी हो। दैट प्लान शुड बी फंक्शनल प्लान। और वो जो जी गांव का आदमी बैठा है जिसके लिए प्लान बनी है, उसको भी जानकारी हो और उसका रोल उसको डिफाइंड हो कि उसने करना क्या है जब डिजास्टर आएगा। जी तो बाकी एक फिर आगे पठानिया जैसे जी, जैसे चर्चा चलती है बिल्कुल मैं बात। बिल्कुल ऐसा था कि बटसेरी में 2 साल पहले आपको पता है कि लैंडस्लाइड आए थे, 28 लोग मर गए थे।
उसके बाद जिला प्रशासन जागा। पिछले साल ही आईआईटी मंडी ने जो एमएस बेस्ड, सेंसर बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है कि लैंडस्लाइड को कैसे, सॉइल का जो मूवमेंट है उसको वो सेंस करता है। वो पोल लगाए गए वहां पे, और सेंस करता है वो, हूटर भी बजाता है, रेड ब्लिंक करता है, ताकि ट्रैफिक रुक जाए कहीं ना कहीं, या जो लोग चले हैं वो। और डाटा सेंटर को भी वो अपना इनपुट देता है कि यहाँ पे ये होने वाला है। किन्नौर में तो हमने कर लिया, 2 पॉइंट पे लगा दिए, और जगह भी लग रहे हैं। कांगड़ा में भी ये चीज चल रही है ईडब्ल्यूएस को लगाने की, और मंडी में भी चल रही है। लेकिन कुल्लू जो इतना प्रभावित एरिया रहता है, हर बार रहता है डिजास्टर से, शिमला प्रभावित रहता है, सिरमौर प्रभावित रहता है, चंबा जो कि बहुत सेंसिटिव है, वहां पे इस तरह की शुरुआत अभी तक सरकार ने नहीं की है। जबकि मुख्यमंत्री जब जोशीमठ में, आपको याद होगा, दरारें आई और सारे पहाड़ हिल गए, उसके बाद सरकार जागी, आपदा प्रबंधन की मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री नए बने थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जनवरी की बात है, उन्होंने कहा था कि हम ऐसे चिन्हित करें पॉइंट, और ईडब्ल्यूएस जरूर लगाएं जो मॉनिटरिंग करें, चाहे वो फ्लड की करें चाहे वो लैंडस्लाइड की करें, ताकि जान माल को बचाया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासनिक रवैया ऐसा रहा कि कुछ जगह के डीसी एक्टिव हो गए और बाकी जगह पे बंद है। जबकि आईआईटी मंडी की ये टेक्निक बहुत लो कॉस्ट टेक्निक है, कुछ ने एमओयू कर लिए, बाकियों ने चुप्पी साध के, जबकि हर जिले में होना चाहिए ये। जी पठानिया जी। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब जो चीज़ यूज़फुल है, टेस्टेड है और उसमें कोई हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जी वन गो में पूरे प्रदेश में लगना चाहिए। और साथ में इसमें आईआईटी मंडी को सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट नहीं, लेकिन साथ में उनको ये भी असाइनमेंट देनी चाहिए कि वो स्टडी भी करवाएं, और साथ जी में ये देखें कि उसकी लोकेशन लगेगा कहाँ पे। वो जी, नहीं डीसीज वो और पूरा पूरा, एसडीएम जो है हम। जी वो हाँ पूरा जी। कर रहे हैं। वो डाटा सेंटर भी, वो जियो सैटेलाइट सेंटर, इन सब से उनका, किन्नौर में आपने देखा ये हर बार 40-50 लैंडस्लाइड तो आते ही है कहीं ना कहीं। लेकिन बिल्कुल अब ठीक। थोड़ा सा जान बचनी शुरू हो गई है। तो मैं चेतन जी के पास आता हूँ। चेतन जी, शिमला जिला ऊपरी ऊपरी भाग जितना है आपका, सारा सेंसिटिव है, लेकिन वहां पे भी सरकार ने तकनीक का सहारा नहीं लिया है। आप अभी जहां पे हैं, आप कितने दिनों से आपकी भी सड़क कट चुकी है, ठीक है, और आप एक जगह पे स्टक हैं। और कुल्लू में ये चीज देखी गई कि टेलीफोन की लाइनें उड़ गई, ओएफसी उड़ गया, लोगों का कम्युनिकेशन तक बंद हो गया। आप तो फिर भी थोड़ा कम्युनिकेशन आपका जारी है, लेकिन आपका यातायात वगैरह बंद है आपका। तो तकनीक के साथ सरकारें क्यों नहीं चलती हैं? जी चेतन जी। डॉक्टर साहब, व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजी वी शुड यूज इट। अब जैसे आईआईटी मंडी के पास ये टेक्नोलॉजी है, आईआईटी रुड़की के पास ये टेक्नोलॉजी है, तो हमें इसको यूज करना चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले इसकी एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, जिसका आपने भी साइट किया। अगर आप उसका पूरा पीडीएफ पढ़ेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश सरकार पे भी एक सवालिया निशान आता है कि जो जी ईडब्ल्यूएस पे, डिजास्टर पे इनके पास जो फंड्स है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। मतलब जी जैसे अभी ठाणे जी ने भी बोला कि पैसों की कमी नहीं है, परंतु आपने उसको फिर भी यूज नहीं किया। जनवरी में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक स्टेटमेंट आती है जोशीमठ के बाद कि हम ईडब्ल्यूएस हर जिला में लगाएंगे, हर जगह पे लगाएंगे। तो परंतु जी कुछ सिलेक्टेड जगह में लगा। अब देखिए, मैं यहाँ से आपसे भी निवेदन करता हूँ, मीडिया अभी तक हर जगह सिर्फ कुल्लू मनाली और मंडी को दिखा रहा है, पर मैं आपको बता दूं शिमला जिला का बुरी हालत है इस टाइम। चाहे रोडू हो, चाहे जी जुब्बल कोटखाई, चाहे एप्पल ग्रोइंग एरिया हो, हमारे इस टाइम जैसे आपने बताया रोड्स में खुद अटका पड़ा हूँ। रोज 10-10 किलोमीटर हमारे को ट्रैक करके जाना पड़ता है। जी परंतु बहुत दयनीय स्थिति है। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, वो जिला शिमला से बिलोंग करती है, पर अभी तक ना माननीय मुख्यमंत्री जी, जो यहाँ के मंत्री हैं, कैबिनेट जिनको बांटा हुआ है, कोई भी यहाँ आने को तैयार नहीं है। अब मैं जो बड़े मैं यहाँ मुद्दे में, यहाँ लार्ज मुद्दे उठाना चाहता हूँ। सबसे पहला मुद्दा ये है, देखिए 78 में, 2010 में और अब ये जुलाई में ये त्रासदी इस एरिया में आई है। हम बिल्कुल कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था। कहीं ना कहीं अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे लग जाते तो कहीं ना कहीं हमारा बचाव होता। परंतु अगर आप देखेंगे अप्रैल ऑनवर्ड्स यहाँ पे इंसेसेंट रेन्स हो रही हैं। अब एक पहाड़ के ऊपर आपका एक पूरा, जिसको बोलते हैं परत है, बहुत बड़ी परत है मिट्टी की। जी अब वो लगातार पानी स्वीप होते रहा उसके अंदर होते रहा, और वो पहाड़ से जब वो जोर से वहां से क्या बोलते क्लाउड बर्स्ट हुआ, वो तो हिल गया पूरा, और उसने हमारे खेत उड़ा दिए, हमारे घर उड़ा दिए, हमारा बगीचे को ऐसे ही मतलब पूरा पूरा शैम्बल्स में हो गया।
तो कहीं ना कहीं अगर वो जो वाटर सीपिंग की जो इश्यूज थे, अगर हमारी प्रॉपर ड्रेनेज होती, प्लस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी ईडब्ल्यूएस होता, तो हमारे को कहीं ना कहीं पता चलता और हम उसको डैमेजेस को मिनिमाइज कर सकते। अब उसी रिपोर्ट का जिसका आप एग्जांपल दे रहे हैं डॉक्टर साहब, उसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 66% जो एरिया है वो एक्सपोज्ड है फ्लड्स के लिए, परंतु सिर्फ 33% एरिया जो है वो ईडब्ल्यूएस में जिसको मैं बोलता हूँ कवर्ड है। तो कहीं ना कहीं इस पे भी हमारे को सोचना पड़ेगा। एक और इश्यू जो मैं यहाँ पे उठाना चाहता हूँ और मेरे को लगता है जी कैप्टन पठानिया जी इस पे ज्यादा लाइट दे सकते हैं, आईएमडी का। देखिए, हम कभी भी कुछ होता है तो हम आईएमडी की तरफ ही जाते हैं, उनका हम वेदर रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। मुझे ऐसा बताया गया है कि डीसी शिमला के सामने भी ये रिपोर्ट आई थी और जब वो सेब सीजन्स को लेकर एक मीटिंग उन्होंने बुलाई थी और उसमें बोला गया था कि इतने कोई खतरे की बात नहीं है, परंतु 10-11 को जो हुआ और उसके बाद जो इधर हमारे क्षेत्र में 19 को हुआ, तो उसमें तो किसी तरह की कोई अलर्ट हमारे को पता ही नहीं था। अब आप उनके वेबसाइट पे जाइए आईएमडी के, वो समझ ही नहीं आती है। मतलब मेरे जैसे टेक्निकल आईटी के बंदे को नहीं समझ आती, वो क्या उसमें बताना चाहते हैं, क्या नहीं बताना चाहते। एक वो जनरल सी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं व्हिच हेल्प्स नोबडी। सरल सरल भाषा में चेतावनी जो भी है मौसम को लेके वो किसान तक उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल, आप जैसे मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए। आप यही कहना मैं चाह आपको रहे कल का हैं? जी मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। कल वो बोलते हैं येलो अलर्ट था, परसों येलो अलर्ट था। मेरे यहाँ जी कोटखाई में पूरी तरह से सूरज खिला हुआ था, परंतु नारकंडा की तरफ बारिश हो रही थी। तो अब कहीं न कहीं अगर आप डिस्ट्रिक्ट को आप देखेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है। आप उसको पिन डाउन नहीं कर सकते। मुझे लगता है आईएमडी को भी उठना इसी पड़ेगा और कहीं न बिल्कुल कहीं इस इसीलिए टेक्नोलॉजी की जरूरत हर जगह है। रडार अब हिमाचल का क्योंकि भौगोलिक स्थिति ऐसी है, ज्यादा रडार की जरूरत है, मौसम विभाग को ये लगाने पड़ेंगे। एक डॉक्टर अभी साहब एक और इश्यू मैं तीन रडार से नहीं चलेगा काम, 3 रडार से बिल्कुल, कहाँ रेडार्स पूरा के हिमाचल कवर एग्मेंटेशन है, होगा। टेक्नोलॉजी के जी एग्मेंटेशंस है। एक बिल्कुल सचेत ऐप बिल्कुल। करके है नेशनल हाँ डिजास्टर की। आज बिल्कुल मैंने उसके बिल्कुल। बारे में पढ़ा और उसको मैंने डाउनलोड करा और वो मुझे लगता है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, पर ठीक है, उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें करनी है और हम इनपुट से भारत सरकार को ज़रूर देंगे। परंतु जब मैं सिर्फ़ यहाँ से इतना ही करता हूँ, आप नेशनल डिजास्टर को नहीं रोक सकते। आप इसका कारण समझिए। पठानिया जी आप भी इसको मानेंगे, भरमौरी जी भी आप भी इसको मानेंगे। ये जो अनप्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंट जो ये जो कटिंग हुई है देवदार पेड़ों की, मुझे लगता है ये सारा जो इशू है, जो इकोलॉजी हमारी बिगड़ी है, वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बिगड़ी है और ये सब उसका आफ्टरमाथ है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, ईडब्ल्यूएस इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जो भरमौरी जी है कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज सुक्खू जी को बोलिए जिला शिमला में इसका जो पूरा एक जाल है उसको बिछाइए और हमारे यहाँ जान माल को बचाइए। जी बरमौरी जी खुद चंबा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक करते हैं और बरमौर जो कि बिल्कुल ट्राइबल एरिया है, वहाँ इनका रिहाइश है। तो बरमौरी जी वहां पे तो टेक्नोलॉजी एक जोत में तो रडार है, 100 किलोमीटर का उसका दायरा बताया जा रहा है, लेकिन वर्क नहीं करता है इतना, उससे थोड़ा कम ही रहता है। तो डिजास्टर प्रोन एरिया तो चंबा के चाहे सलूनी है, तीसा है, चाहे ऊपर का आपका बरमौर है, पांगी है। तो ये इस तकनीक को अगर सरकार समय रहते अपनाए तो हादसों में कमी आ सकती है। इस बार भी खैर चंबा में इतनी तबाही नहीं हुई कि जिससे सरकार का ध्यान उधर जाए, लेकिन तबाही हर साल होती है वहां पे। सड़कें भी आपकी गिर जाती हैं, लंबा समय लग जाता है उनको, बरमौर की तरफ जाने वाली सड़कों को, लिंक रोड को। तो सरकार टेक्नोलॉजी के साथ क्यों नहीं चलती है, जबकि ये जरूरी चीजें हो गई हैं अब। जी बरमौरी जी। चंबा जिले की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिव भूमि है और भोलेनाथ की कृपा रही है कि यहाँ पर कोई बड़ी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ तक सड़कों की बात है, चाहे इरिगेशन लाइंस की बात है, चाहे एनएच की बात है, पूरी तरह जिला चंबा में प्रभावित रहा है इस आपदा में। और ये जो आपदा थी, लगभग 50 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस तरह का आपदा जो है हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की हुई है, जिसको लेकर के आपने कहा कि जो ईवीएस अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये जी बहुत पहले से सक्रिय रूप में हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए था, जबकि अभी तक हिमाचल प्रदेश के मात्र 3 जिलों में ये वर्किंग है। और जैसे ही हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग स्वयं लेकर के ईवीएस को एक्टिवेट तरीके से प्रदेश में लागू करने के लिए जो मंडी आईटीआई की जो आईआईटी की जो टेक्नोलॉजी है उसके बेस्ड पर करने के निर्देश जो है प्रशासनिक अधिकारियों को, कंसर्न डिपार्टमेंट को दिए थे।
और जिसके चलते हुए आपदा, जैसे कि बरागटा जी ने कहा कि आपदा किसी को पूछ करके नहीं आती, ये बात सच्चाई है। पर आपदा से निपटने के लिए हमें जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनका सहारा लेना, और आपदा प्रबंधन के लिए हमें पहले से किस तरह से तैयार रहना है, ये हर सरकार का काम होना चाहिए। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 35 जगह चिन्हित की है। उसमें मैं स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा कि चंबा जिला का जो एरिया है, खासकर भरमौर, जहां पर बहुत सारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चले हुए हैं। अच्छा, कुक्ति जो बिल्कुल हमारा जोत इकोलॉजिकल है वहां अनबैलेंस पर है वहां पे। एवालांच की वजह से, जी जी, जी एवालांच की वजह से 300 भेड़ बकरियां मर जाती हैं। उसके बाद साच पास जो हमारा पांगी और चुरा के बीच में है, वहां पर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सलूनी, चंबा, सभी जगह सड़कों का हर तरह का नुकसान वहां पर हुआ है। तो इस चीज के लिए जो 35 नए जगह जो प्रदेश सरकार ने और डिजास्टर मैनेजमेंट ने चयनित की है, मेरी कोशिश रहेगी और सरकार की कोशिश रहेगी, हम उनके ध्यान में ये चीज लाएंगे कि उन 35 जगहों में ज्यादा से ज्यादा जो अपना प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर आशंका है कि यहाँ पर ये चीजें हो सकती हैं, चाहे वो भरमौर हो जो अफेक्टेड एरिया है, चाहे पांगी हो, चाहे वो सनोनी और साच पास वाला एरिया है, वहां पर जगह चिन्हित करके इस टेक्नोलॉजी का आगामी समय के लिए सदुपयोग किया जाए। दूसरी बात सर मैं कहना चाहता हूँ, जैसे बरागटा जी ने कहा कि शिमला में भी बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, पूरे प्रदेश में हुआ है। मैं इस चीज को मानता हूँ कि भी 50 वर्षों में ऐसी घटना पहली बार हुई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में पूरी कैबिनेट और पूरा वर्कर फ्रंट फुट पर आकर के पहली बार इस तरीके से सरकार की संवेदना और जी संवेदनशीलता दिखी है। जी जी जी, जी जी, ये और इसको जहां सब तक बात, मानते हैं बरमौरी जी। लेकिन सवाल ये जहां, है कि जी, राहत कार्यों को लेके सरकार की ओर से कोई इस पे हम सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सवाल इस पे उठा रहे हैं जो किन्नौर में भी ईडब्ल्यूएस लगे हैं, वो पिछले साल के लगे हैं। अब अधिकारियों ने चुस्ती नहीं दिखाई, जबकि मुख्यमंत्री जी जनवरी सर, में कह चुके हैं कि जितने भी चिन्हित करिए क्षेत्र और वहां पे इसकी तैयारी कीजिए। आपने मणिमहेश यात्रा, आपकी कितना रिस्की यात्रा है वो देखिए, अगर बिल्कुल सर। वहां लैंडस्लाइड भी आते हैं, सब कुछ होता है। अगर ये चीजें कहीं ना कहीं लगी हो तो जान माल हम काफी हद तक बचा सकते हैं। सवाल सर ये है अभी। मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्रीड हूँ। और जहां जी तक मणिमहेश यात्रा की बात की आपने, 1995 की अगर पुरानी बात को याद किया जाए तो 1995 में बहुत भयानक वहां पर भूस्खलन भी हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान जी माल का नुकसान भी हुआ था। जैसे ही प्रदेश में सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज का पहले से उनकी दूरदृष्टि की बात थी। 35 जगह जो चयनित की जा रही है, मैंने जैसे कि इस टॉपिक पर आपने डिबेट की बात की, जी मैंने जी भी जी अपने लेवल पर इस चीज का पता करने की कोशिश की। तो 35 जगह जो आईआईटी मंडी की टेक्निक है, जिससे इस सिस्टम जी को लागू करना है, तो निश्चित तौर पर जो खासकर मणिमहेश वाली, जहां पर हमारी लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यात्रा के लिए जाते हैं। मैं आपको एक जी चीज सर ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारा एनएच पूरी तरह बर्बाद हुआ है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से। पहले जी एनएचपीसी लगा, उसका जो मक डिपोजिट साइट थी, जो एनएच के साथ साथ जहां जहां मक फेंका गया, बिल्कुल। आज ब्यास की तबाही बग्गा से तबाही भी लेकर के, ऐसे ही हुई है। 4 लेन का बग्गा से मक, लेकर के, पहले प्रोजेक्टों का मक। बिल्कुल, ब्यास की तबाही का बग्गा भी से यही राज लेकर है के, जो आप बता रहे हैं। बग्गा से लेकर के गहरा तक हमारा लगभग सर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है। वह एनएचपीसी जी का जिस समय कंस्ट्रक्शन हुआ था, मक था। आज जो हाइड्रो प्रोजेक्ट जेएसडब्ल्यू जीएमआर का लगा, उनका भारी पानी का प्रभाव छोड़ा गया, तो वो जो जहां पर आज से 10-15 साल पहले मक सड़कों के इर्द गिर्द डिपॉजिट की गई थी, वो सब साफ हो गई और एनएच पूरा खराब हो गया, जिसको भविष्य जी में कोई अगर दूसरा रूट नहीं देखा गया तो आने वाले जी। समय के लिए बहुत परेशानी का विषय मैं मैं जरा पठानिया जी से क्वेश्चन ले लूं पहले। पठानिया जी, है। धर्मशाला में आपको याद होगा 2009 तक एक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को एक प्रोजेक्ट मिला था, जियो केमिकल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया था उन्होंने कांगड़ा में 5 जगह पे। उसके रडार भी थे, छोटे रडार। तो तब तक मौसम की भी बड़ी सटीक जानकारी मिलती थी। जब वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ, वो तब से बंद पड़ा हुआ है।
लेकिन उसके बाद जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है हमारा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक रेवेन्यू सेक्रेटरी की इसमें होता है। चीफ सेक्रेटरी उसके चेयरमैन होते हैं, और नोडल ऑफिसर उसके जो सीईओ होते हैं वो होते हैं आपके रेवेन्यू सेक्रेटरी। और जिलों में डीसीओ के पास इसलिए है क्योंकि डीसी जिला का मुखिया है। लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी को जोड़ना उसके साथ, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अलग है कहीं ना कहीं, अगर वो समय पे सलाह दे, उसका भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो ये चीजें आधुनिक तकनीक को, चाहे ईडब्ल्यूएस है चाहे कोई और तकनीक आती है भविष्य में या है कहीं विदेशों में, तो उसका कहीं ना कहीं पालन हो सकता है, उसको आजमाया जा सकता है और हिमाचल के नुकसान को कम किया जा सकता है। क्योंकि कुल्लू और मंडी में जो जिस तरह से फ्लड आया है ना, उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि टेक्निक अगर इस्तेमाल होती, वहीं जो रिपोर्ट है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर की, उसने हिमाचल को उन राज्यों में शुमार किया है जहां पे ईडब्ल्यूएस सिस्टम बेहद कम जगह पे नाम मात्र के लगे हैं, इसलिए नुकसान ज्यादा है। तो कहीं सामंजस्य राजस्व विभाग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बैठाने की भी जरूरत महसूस है, करते हैं आप भी? जी डॉक्टर साहब, मैं इसमें प्रोफेशनली दो चीजों के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। जी पहली चीज, अगर डॉक्टर साहब हम बड़े ध्यान से सोचें तो हमें सभी को ये सोचने की जरूरत है कि डिजास्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट कौन सा है जी और कौन सी अथॉरिटी जो है वो डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, क्योंकि डिजास्टर जो है उसका मकसद ये है कि हम जान माल को बचाएं। हम 24 घंटे तैयार रहे, क्योंकि पता नहीं कि ये चीज जो है अर्थक्वेक कब आएगा किसी को पता नहीं है, तो ये जी 24/7 है। अब जी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जब हम डिजास्टर की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सीधा डीसी की तरफ चला जाता है, हमारा जी सेक्रेटरी रेवेन्यू की तरफ चला जाता है। अब जी उसकी कुर्सी की तरफ देखें तो वो कितने काम एट ए टाइम कर रहा है, तो क्या जी उसके पास उस चीज के लिए इतने इम्पोर्टेंट इशू पे डेडिकेटेड फोकस का टाइम है? नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, दूसरा बिल्कुल डॉक्टर नहीं है। साहब, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड्स की तरफ ध्यान देखें और जो हमारा रिलीफ में पैसा आता है या इस पर्पस के लिए हमारे पास है, तो उसमें इतना पैसा हमारे पास है कि हम एक्सपर्ट्स को यहाँ पे रख सकते हैं। हमको बिल्कुल एक ब्यूरोक्रेटिक माई बाप वाला जो कल्चर है उससे बाहर निकल के स्पेशलाइजेशन की तरफ जाने की जरूरत है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर जैसे मैं हूँ, मैं किसी जी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं बिल्कुल मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हो सकता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपर्ट हो सकता हूँ, मैं चीजों को कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, लेकिन हर चीज को। अब दूसरा डॉक्टर साहब, आपने अपनी डे टू डे फंक्शनिंग में देखा होगा कि हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है जी और जैसे जैसे हमारे नाम आईएएस एचएएस ऐसा जुड़ता जाता है, तो जी उसमें एक एरोगेंस आती जाती है और उस जी एरोगेंस से हम सीखने से मना कर देते हैं। हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे सामने अगर एक्सपर्ट मेरे कुर्सी के सामने आके बैठेगा तो हम उस एक्सपर्ट को पढ़ाना शुरू कर देंगे कि डिजास्टर को कैसे मैनेज करना है। बिल्कुल हमें स्पेशलाइजेशन की तरफ जाने की जरूरत है। इसके लिए डेडिकेटेड हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा कि फंड्स की कमी नहीं है, उससे एक वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेल एस्टेब्लिश करने की जरूरत है जो 24/7 इसमें देख सके। मैं नहीं समझता कि कोई हमारे मुख्यमंत्री या मंत्री ये ऐसा चाहते होंगे कि डिजास्टर आए, नुकसान हो और उनकी बेइज्जती हो। वो भी जी चाहते होंगे, लेकिन वो ऐसा मैं भी नहीं मानता हूँ कि भी डीसी चाहता होगा कि मैं अच्छा काम ना करूं, लेकिन वो बिल्कुल समय तो उसके पास लिमिटेड है, नॉलेज उसके पास लिमिटेड है। अब वो इतने समय में इस इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को कैसे टाइम देगा, ये बड़ा सोचने वाली जरूरत है और इसको हाईलाइट भी करने की जरूरत है। दूसरा डॉक्टर साहब जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास जो हमारी कम्युनिटी सो रही है। चेतन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं तो सिर्फ यही बोलना चाह रहा था कि ये जो ईडब्ल्यूएस का जो मामला है, इसको इसको जो अभी पठानिया जी इसी को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। इसको आपको बड़े अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और हमारे को ये पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। जहाँ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, बिल्कुल हमारे को प्रोफेशनल्स ही रखने पड़ेंगे। जहाँ पे जी ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल आ जाए तो फिर वो रेटिविज़्म की तरफ जाता है, आपको पता है डॉक्टर साहब, और चीज़ें ठीक नहीं होती। मैं एक और जी मुद्दा यहाँ से उठाना चाहता हूँ।
क्या जो विक्रमादित्य जी ने एक सवाल उठाया था, जिनको बोला गया था कि एक मंत्री द्वारा कि बड़े बच्चों वाली उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है। परंतु मैं भी इस बात को मानता हूँ कि कहीं न कहीं जो ये माइनिंग हो रही है और इल्लीगल माइनिंग हो रही है, ये भी एट्रिब्यूट कर रही है सॉइल इरोजन को। और जो हमारे क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले हुआ है, जहाँ पर एक पूरी बिल्डिंग गिर गई है, उसके सामने क्रशर है और क्रशर की वजह से जी मुझे लगता है कहीं न कहीं ये दिक्कत आई है। जी, ये आ रही है, ये चीजें तो आ रही हैं। पठानिया जी, आपका संपर्क कट गया था। तो एक हाँ जी। समय पठानिया जी, आपको याद होगा कि जैसे इस बार कुल्लू में सारे टेलीकम्युनिकेशन संपर्क कट गए, टूरिस्ट फंस गए और उनके घर वाले चिंतित हो गए। कई दिन तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लाइट चली गई, सब कुछ चला गया। तो कुल्लू के कई गांव हैं जहां पे कई दिन बाद पता लगा कि लोगों को राशन भी पहुंचाना है, फिर वायुसेना का हेलीकॉप्टर में राशन भेजा गया, डॉक्टर तक भेजे गए। तो बात होती थी कि आपने जैसा कहा कि कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत है, लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। जो मैंने आपका किन्नौर का प्लान भी देखा, उसमें ये सारी चीजें थी। गांव में कौन एक्स सर्विसमैन था, वो क्या करेगा, क्या, सबके संपर्क नंबर थे। और किसी जमाने में जब हम डिजास्टर की आज से 20 साल पहले बात करते थे, तो कम्युनिटी रेडियो का एक बड़ा ये होता था कि एक ऐसा रेडियो सेटअप था कि कहीं पहाड़ पे गांव है जिसकी सड़क टूट गई है, कम्युनिकेशन के सारे सिस्टम ऐसे हो गए हैं, तो उसके साथ वो कम्युनिकेट कैसे किया जाए, क्या किया जाए कि उनको पता लग जाए कि ये डिजास्टर आया, वो भी चीजें थी। तो टेक्नोलॉजी को जोड़ना बहुत जरूरी है। इस पे सरकारों का ध्यान नहीं है कहीं ना कहीं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको ना इसमें थोड़ा सा जो दूसरा पॉइंट मैं बता रहा था पहले, उसको खत्म करके मैं यहाँ पे आता जी हूँ। जी जी इसमें दूसरा हमारा जो कम्युनिटी है या सिटीजन्स हैं, उनकी जी एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है और वहां से डिमांड रेज करने की जरूरत है। आज हमारा कम्युनिटी के पास इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से लोग जो हैं वो अपनी आवाज उठा नहीं पाते। जो हम लोग सभी डिस्कस कर रहे हैं, ये हर आदमी जी डिस्कस करता है जी और हर आदमी के नॉलेज में है। अब हमारी जो सरकारें हैं या ब्यूरोक्रेसी है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका हाल ऐसे रहता है कि एक बार एक गांव में गया तो मेरे से लोगों ने पूछा कि सर ऐसा होता क्यों नहीं, कि स्कीमें तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो वहां पे जी एक बिल्कुल। आंगन में एक बच्चा बच्चा खेल रहा था, छोटा सा। तो मैंने उनको पूछा कि देखो ये बच्चा जो है, इसकी मदर कहाँ है? वो कहते हैं मदर अपने घर में काम कर रही है। अब मैंने उनका ध्यान इस तरफ लाया कि ये बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, मजे कर रहा है, मदर संतुष्ट है कि मेरा बच्चा बड़ा खुश है और ही इज एंजॉयिंग। लेकिन जैसे ही वो बच्चा रोना शुरू करता है, माँ अपना सारा काम छोड़ के उस बच्चे को उठा लेती है और उसका ध्यान करती है। हमारे जी नागरिकों की स्थिति कुछ ऐसी है कि वो बैठे रहेंगे, जब वो डिजास्टर आ जाएगा उस टाइम के ऊपर हम एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देंगे, हम एक दूसरे पे गलतियां निकालना शुरू कर देंगे। अब डॉक्टर साहब मैं आता हूँ कि इसको, जैसे अभी आपने रेफर किया कि वहां पे हेलीकॉप्टर आए थे, मैं आपको छोटा सा जर्नी कुछ सेकंड्स में आपको बताता हूँ। जो 2000 का फ्लड आया था, तो जी वहां पे हम फंस गए थे रिकांगपिओ में। मैं किसी मीटिंग में गया था, विद फैमिली में वहां पे था और जी पूरा किन्नौर कट गया था। 17-18 ब्रिज जो थे वॉश आउट हो गए थे, पैदल चलना भी संभव नहीं था। अब मेरे को वापस जाना था अपने हेडक्वार्टर। अब जी वहां पे लोगों में 24 घंटे में ही इतना अनरेस्ट हो गया कि अभी हम भूखे मर जाएंगे, राशन नहीं आएगा, हमारा सेब सड़ जाएगा, हमारा मटर सड़ जाएगा, और देयर वाज पैनिक ऑल अराउंड। जी अब हमने जब उसको कहा कि ये तो पूरा किन्नौर में स्थिति थी, अब इसका मतलब ये था कि लोग हमसे कटे हुए थे, दे वर लुकिंग टुवर्ड्स अस। तो हम जी जब वहां से वापस मैं पूह की तरफ गया, इट वाज 4-5 जगह के ऊपर मेरे को मौत से आमना सामना भी हुआ कि पैर फिसलता तो हम सतलुज में जा सकते थे, बट आई हैड टू जी गो। बहुत बहुत और भयानक था हमने वो तो, हर बिल्कुल। हर गांव में मैं गया। अगर आप कभी भी पूह वाली साइड या किन्नौर में जाएंगे तो लोग आपको एक से सुनाएंगे भी। जी अब जी इम्पोर्टेंट बिल्कुल। ये था कि कम्युनिकेशन था नहीं, अब लोगों से कैसे बात की जाए। तो हम हर गांव में जाके हमने महिला मंडल, ग्राम पंचायत और जो भी वहां पे यूथ क्लब थे और जो भी लोकल ऑफिसर था, उनका मौके के ऊपर हमने डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बना दी और उनको कहा कि आई गिव यू माय पावर, जब हेलीकॉप्टर में राशन आएगा तो हेलीपैड पे पानी कौन छिड़केगा, इसकी व्यवस्था आपकी कमेटी करेगी। आपने जी राशन को स्टोर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि स्टोर करना डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। आप मेरी पावर का इस्तेमाल करें, जो बिल्डिंग आप लेंगे मैं वहां पे साइन कर दूंगा, यू रिक्वेजिशन द बिल्डिंग व्हाटएवर यू वांट। और जी उसमें डॉक्टर साहब वहां पे लोगों का, मैं आपको ताकत ये बता रहा हूँ कि इसको कैसे किया जाए। तो वहां पे आपको उदाहरण देता हूँ कि किन्नौर का मेन रोड तो कट गया था,
लेकिन जब हम बिल्कुल। फील्ड में जाते हैं, हर अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने ऑफिस में ना बैठ के डिजास्टर को मैनेज फील्ड में किया जाता है। तो हम वहां पे गए तो मैंने वहां पे किन्नौर के जितने भी गांव हैं वो रिवर से ऊपर हैं और लिंक रोड जी। बहुत ज्यादा है, तो वहां पे 20-25 बसें फंसी हुई थी एचआरटीसी की। हमने कहा ठीक है, अगर एचआरटीसी की टीम को बुला के इसको किया जाए, तो मेन रोड पे गाड़ी नहीं चल रही थी, लेकिन पूरा पूह सब डिवीजन में गाड़ियां चलनी शुरू हो गई। आर्मी वालों से हमने 40-50 हजार लीटर हमने लोन पे ले लिया और चला वहां पे। डीजल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो अच्छा प्रबंधन था उस समय, और वो त्रासदी भी बहुत बड़ी थी। और बड़ी थी। देखिए पठानिया जी, पारछू का जिन काफी समय तक हम भी रिपोर्ट करते रहे, सब कुछ किया हमने, लिखा कि अब ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं। आप भी वहां से ट्रांसफर होके चले गए, कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हैं, समय भी हो रहा है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि ईडब्ल्यूएस सिस्टम अगर लग जाए, हमें लैंडस्लाइड का पता लग जाएगा, हमें कहीं ना कहीं जो हादसे हैं उन पे हम एक अंकुश लगा सकते हैं, जान माल की कमी हो सकती है। इस जो रिपोर्ट में काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट में जो हिमाचल के लिए कहा गया है कि हिमाचल में अगर ईडब्ल्यूएस सिस्टम ज्यादा लगे होते तो नुकसान में भी कमी आ सकती थी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जनवरी में बैठक करके कहा था कि ईडब्ल्यूएस सिस्टम हम लगाएंगे, लेकिन नाम मात्र के 2-3 चंद जिलों में लगे हैं। रडार भी हमारे ज्यादा जरूरत है। केंद्र सरकार को, मौसम विभाग को कहीं ना कहीं हमें ज्यादा रडार लगाने चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा आसमान से ही बरसती है हिमाचल में। तो आज हम इसी पे चर्चा कर रहे थे और आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।